नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की जो वारदात है वो बीती दिवाली यानी साल 2020 की जो दिवाली थी, 14 नवंबर 2020 की दिवाली, उस दिन की है। उस दिन पंजाब का शहर होशियारपुर, और उस होशियारपुर से चंडीगढ़ जाने वाली एक सड़क है जिसे पुरहीरा बाईपास बोलते हैं। वहाँ पे एक गाड़ी पेड़ से टकराती है, और जब पेड़ से गाड़ी टकराती है तो उसमें आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से उसमें सवार दो लोग जो थे वो मौके से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हादसा हुआ था तो दोनों घायल हो गए थे। इस वजह से मौके से वो कार से वो बाहर नहीं निकल पाए, और क्योंकि आग लग गई और बाहर नहीं निकल पाए तो दोनों की आग में जलने से मौत हो गई। जब पुलिस मौके पे पहुंची, जो राहगीर थे उन्होंने पुलिस को इत्तला दी कि इस तरीके से एक कार जो है उसमें हादसा हुआ है, एक कार पेड़ से टकरा गई है और यहाँ पे आग लग गई है, और दो जो बॉडीज़ हैं वो अंदर नज़र आ रही हैं। पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड बुलाई, आग को बुझाया गया, और आग बुझाने के बाद जो बॉडीज़ थे उन दोनों बॉडीज़ को निकाला गया। एक जो बॉडीज़ थी दोनों ही बहुत बुरी तरीके से जल चुकी थी, लेकिन कार का जो आरसी था या नंबर प्लेट जो थी वो साबुत थी, और नंबर प्लेट के हिसाब से पुलिस ने जब पता किया तो मालूम चला कि ये जो कार है वो सिया खुल्लर नाम की एक महिला की है, और इसकी उम्र जो है 37 साल है। पेशे से ये वकील है, और साथ में जो शख्स सवार है उसका नाम भगवंत गुप्ता है। भगवंत गुप्ता जो है वो भी पेशे से भगवंत किशोर गुप्ता जो है वो भी पेशे से वकील हैं, और जो सिया खुल्लर है वो होशियारपुर में भगवंत किशोर गुप्ता के अंडर में ही एज अ प्रैक्टिस किया करती थी। तो जाहिर सी बात है पुलिस को मामला बिल्कुल हादसे का लग रहा था। जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी वो पुलिस ने करवाई, और करवाने के बाद जो लाशें थीं वो सौंप दी गई परिजनों को। सिया जो थी वो होशियारपुर में रहती थी, किराए के मकान में रहती थी, और सिया की हाल में ही शादी हुई थी, करीबन 1.5 साल जो था वो शादी को बीता था। और पति का नाम था आशीष। आशीष जो था वो नोएडा में रहता था, लेकिन बेसिकली जो उसका होम टाउन था वो बुलंदशहर था। और दिवाली के दिन ही आशीष जो था वो करीबन 8 बजे सिया से मुलाकात करने और थोड़ी बहुत जो दिवाली मनाने के बाद वो बुलंदशहर के लिए निकला था। तो अब आशीष को भी इन्फॉर्म किया गया कि इस तरीके से हादसा हो गया है, और तुम्हारी पत्नी जो है उसकी मौत हो गई है। आशीष भी वहाँ पे पहुँचा, बदहवास हालत में पहुँचा, और उसने एक तरीके से एक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, क्योंकि हाल में ही शादी हुई थी, लव मैरिज थी। पहले फेसबुक पे दोस्ती हुई दोनों की, सिया और आशीष की, और उसके बाद काफ़ी लंबी कोर्टशिप के बाद दोनों ने शादी करी। और ये था कि दोनों एक साथ तो नहीं रह पाते थे। आशीष जो था वो नोएडा में रहता था, लेकिन अक्सर वो सिया के पास आया जाया करता था। और ये विक्रम एनक्लेव है होशियारपुर में, यहाँ पे किराए के मकान में जो सिया थी वो रहा करती थी। आशीष पहुंचा, पुलिस ने बयान दर्ज किए। हालांकि जो कार्रवाई थी वो पुलिस ने 174 सीआरपीसी में शुरू कर दी थी। 174 सीआरपीसी तब होती है जब हादसे में किसी की मौत हो जाती है, या फिर एक तरीके से कहा जाना चाहिए कि जिस मौत के पीछे कोई साजिश नहीं नज़र आती, उस तरीके की जो मौत होती है वो 174 सीआरपीसी जो होती है उसमें ये लोग आगे जो प्रोसीजर है उसको बढ़ाते हैं। तो आशीष से भी पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं 8 बजे तक इनके साथ में ही था, और इनको शायद चंडीगढ़ जाना था या फिर कहीं और जाना था, सिया और जो उनके सीनियर थे भगवंत जी। और इन्होंने मैं 8 बजे के आसपास मुझे उतार दिया था, और मैं गाड़ी लेके एक दूसरी कार से बुलंदशहर निकल आया था, और उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ। और ये जो हादसा था वो लगभग रात के 10:15 से 10:30 के बीच में हुआ था। तो जाहिर सी बात है हादसा जो था उसकी गवाही, जो टूटी हुई कार थी, आगे का जो कार का बोनट था वो बुरी तरीके से पिचका हुआ था। कार के अगले वाले हिस्से में ही सबसे ज़्यादा जो थी आग थी, और इसके अलावा पिछले हिस्से में भी आग पहुंची थी, लेकिन जितना डैमेज कार के अगले हिस्से में हुआ था उसको देख के लग रहा था कि हो ना हो जो ये मामला है वो एक हादसे का है। और पुलिस भी एक तरीके से इसको हादसा ही मान के चल रही थी।
लेकिन आशीष जो था उसको बोला कि आप एक बार आना, अपने जो बयान है उनको रिकॉर्ड करा देना। लेकिन आशीष इस बात पे कहा जाना, वो कह रहा था कि अब मेरा कुछ बचा नहीं है, मेरी पत्नी जो थी वो उसकी मौत हो गई है और ये जो शहर है वो मेरे लिए इतना मनहूस निकला है, तो मैं इस शहर की शक्ल अब दोबारा नहीं देखना चाहता, लिहाजा मैं मुड़ के इस शहर में कभी नहीं आऊँगा। लेकिन पुलिस का कहना था कि तुम भले ही 2 दिन बाद चले जाना, लेकिन पहले अपनी जो गवाही है वो दे के जाओ। तो आशीष ने बोला कि ठीक है, मैं 1-2 दिन रुकता हूँ, उसके बाद अगर आपको 1-2 दिन में लेना है मेरा स्टेटमेंट तो आप ले लीजिए, लेकिन मैं 1-2 दिन के बाद रुकूंगा नहीं। तो इस तरीके की बात जो थी आशीष ने करी, और उसके बाद 2 दिन के बाद पुलिस ने जब उसको फ़ोन किया तो आशीष ने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि मैं तो आ गया हूँ, अब मुझे वापस से शहर में नहीं आना। आप मेरा जो मेंटल स्टेट है उसको सोचो कि मैंने अभी अभी अपनी पत्नी को खोया है, तो मुझे इस शहर के अंदर वापस नहीं आना। ये सब कुछ चल रहा था। अचानक ये जो दूसरे जो सिया के सीनियर थे, भगवंत किशोर गुप्ता जी, उनका जो बेटा था उसने आके जो मॉडल टाउन थाना है होशियारपुर का, वहाँ पे जाके एक कंप्लेंट लिखाई और उसने बोला कि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी और उसके असिस्टेंट जो है सिया खुल्लर, उसकी मौत जो है वो हादसा नहीं है बल्कि सोची समझी एक साजिश है और दोनों का कत्ल किया गया है। अब एक तरफ से शुरुआत में तो कोई शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन 2-3 दिन बाद जब बेटे की तरफ से शिकायत दी गई तो जाहिर सी बात है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना भी था। और आपको मैं ये बताऊं कि जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं तो गाड़ी का ना पूरा एक टेक्निकल रिपोर्ट बनती है, और उस टेक्निकल रिपोर्ट में टेक्निकल जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी राय देते हैं कि आखिरकार ये हादसा जो हुआ है वो कितना जेन्यून है, या फिर ये हादसा नहीं केवल इसको हादसे की शक्ल दी गई है। तो ये सारी जो रिपोर्ट है, हालांकि उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब 302 का मामला भगवंत किशोर गुप्ता के बेटे ने कराया, और भगवंत किशोर गुप्ता जो थे वो शहर के नामी गिरामी वकील थे, अच्छी खासी उनकी प्रैक्टिस थी, 67 साल 67 ईयर्स की उनकी उम्र थी, काफ़ी वक्त से वो प्रैक्टिस कर रहे थे और पूरे जो होशियारपुर था वहाँ के समाज में अच्छा खासा उठना बैठना था, तो लिहाजा प्रेशर जो था वो पुलिस के ऊपर था। दूसरी तरफ जो आशीष था उसका जो रवैया था वो बड़ा शक पैदा करने वाला था, और पुलिस ने जब उसे लगातार फ़ोन करना शुरू किया तो करीबन 2-3 दिन बाद उसने अपना मोबाइल जो था वो बंद कर दिया। अब पूरा जो शक था वो पुलिस का आशीष के ऊपर था, और पुलिस ने सबसे पहले तो जहाँ पे हादसा हुआ था वहाँ के आसपास का पूरा एक डंप डाटा, मोबाइल का डंप डाटा निकाला। डंप डाटा का मतलब होता है जो भी फ़ोन टावर्स के बीच में एक्टिव होते हैं उनका डाटा निकाला जाता है और देखा जाता है कि किस किस का फ़ोन उस वक्त वहाँ पे एक्टिव था। तो पुलिस ने ऐसे कई सारे जो फ़ोन थे उनकी जांच करी, और उसमें से पुलिस को एक नंबर खुद जो आशीष था उसका वहाँ पे मिला मौका वारदात पे। तबकि वो कह रहा था कि मैं तो 8 बजे निकल गया था और ये हादसा करीबन 10:30 बजे हुआ है। तो सीधा सीधा अब ये तय हो चुका था कि ये जो आशीष है इसका इस हादसे से या इस कत्ल की जो वारदात है उससे कुछ ना कुछ लेना देना है। आशीष के साथ ही आशीष जिन 2 लोगों के संपर्क में था उनके भी 2 नंबर जो थे वो मौके पे मिले, और जब पुलिस ने पता किया तो मालूम चला कि एक जो शख्स है उसका नाम सुनील है और एक जो आदमी है उसका नाम राहुल है। सुनील, राहुल ये दोनों भी बुलंदशहर के रहने वाले थे जहाँ का रहने वाला आशीष था। यानी कुल मिला के मौका वारदात पे 3 ऐसे लोग थे जिनका वास्ता सिया खुल्लर से था और जो भगवंत किशोर गुप्ता थे उनसे था। लिहाजा अब पुलिस को पता करना था कि कैसे भी इन तीनों में से किसी को भी काबू में किया जाए तो मालूम चलेगा। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी निकाली, और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी उसमें देखा कि आशीष जो है वो संग में निकला है और उसने पूरा जो रूट था उसने फॉलो किया, और जहाँ पे भी हादसा हुआ था उसके पहले तक जो आशीष था वो किसी और गाड़ी में नहीं बैठा था। इसके बाद उसकी जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन थी उसके मुताबिक ये था कि वो दिवाली की रात को पूरी रात जो था वो होशियारपुर के अंदर ही था। वो जो बोल रहा था कि वो नोएडा चला गया है, ऐसा नहीं हुआ था। तो अब आशीष पूरा एक तरीके से इस मामले में मेन एक्यूज था, लेकिन आशीष को मालूम था कि उसने इस तरीके की साजिश रची है और पुलिस लगातार उसे फ़ोन करके बुला रही है। तो आशीष तो अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन ये जो 2 लड़के थे सुनील और राहुल, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनको लगा कि ये पुलिस के जो नेट है उससे निकल चुके हैं
और एक तरीके से लापरवाही कहा जाना चाहिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो इन दोनों के अंदर आ चुका था। 14 नवंबर 2020 की ये वारदात है और लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो इस बीच में लोगों ने एक तरीके से ढील छोड़ी और ये अपने जो घर थे वहाँ पे चले गए। तो पुलिस की एक जो टीम थी, पंजाब पुलिस की, होशियारपुर पुलिस की टीम, उसमें उन्होंने यूपी पुलिस का सहयोग लिया, बुलंदशहर पुलिस का, और छापेमारी करी। और इनमें से एक शख्स जो कपिल है और उर्फ राहुल, ये पेशे से आशीष का जो ड्राइवर था, इसको उठाया गया, उठा के इंटरोगेशन की गई। और जब इंटरोगेशन की गई तो इसने ये बताया कि जो आशीष था उसकी शादी के बाद से ही जो सिया थी उसके साथ पटरी नहीं खाती थी। दरअसल सिया की एक शादी पहले भी हो चुकी थी, अब ये उसकी दूसरी शादी थी, लेकिन आशीष की ये पहली शादी थी। और जितना कपिल जानता था उसके मुताबिक वो ये कहता था इन दोनों के बीच में मकान को लेकर विवाद था। जो सिया थी वो किराए के मकान में रहती थी और वो आशीष के ऊपर जोर डालती थी कि क्यों ना हम लोग एक मकान खरीद लेते हैं, यहाँ पे तुम भी कुछ इन्वेस्ट करो, मैं भी कुछ पैसा जुगाड़ के करके लाती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक अपना ही एक मकान ले लेते हैं ताकि हमें किराए के मकान में ना रहना पड़े। लेकिन आशीष की जो प्रायोरिटीज़ थी वो अलग थी। हो सकता है उसकी अलग प्रायोरिटीज़ रही हों, उसके माँ बाप को लेके, उसके परिवार को लेके, या फिर उसने और कहीं पे इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रखा हो सकता है वो नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहता हो या और कहीं। वो इन्वेस्टिगेशन की बात है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम है आशीष की अभी तक गिरफ्तारी हो नहीं पाई है। तो जब आशीष के ऊपर बहुत ज़्यादा ये सिया जोर डालने लग गई कि, और इसी बात को लेके दोनों के बीच झगड़ा होने लग गया। अब झगड़ा इस कदर बढ़ा कि सिया ने उसको धमकियां देना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें अंदर भी करवा सकती हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ। और इस मामले में सिया हमेशा भगवंत किशोर गुप्ता जो हैं उनको अपना साथ लेके आती थी, और भगवंत किशोर गुप्ता भी जो आशीष थे, आशीष के ऊपर दबाव बनाते थे। यानी वो सिया का बहुत ज़्यादा फेवर करते थे और आशीष के ऊपर दबाव बनाते थे कि वो जो बात कह रही है वो सही कह रही है और तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, तुम्हें यहाँ पे एक मकान ले लेना चाहिए, जो भी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करो। इस तरीके की बातें होती थी और ये लगातार महीने दर महीने ये जो सिलसिला था वो बढ़ता चला गया। और आशीष को लगा कि वो एक जगह पे आकर फंस गया है, क्योंकि एक तरफ तो उसको लगता था कि अगर मैं छोड़ के जाता हूँ या फिर तलाक लेता हूँ तो एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। दूसरी बात है क्योंकि सिया पेशे से वकील थी तो उसको लगता था कि उसको कानून का हर दावपेच मालूम है, और हो सकता है कि उस दावपेच का इस्तेमाल करके उसकी जो अभी तक की जो प्रॉपर्टी है या फिर उसकी इनहेरिट प्रॉपर्टी है, यानी जो पिता और दादा की प्रॉपर्टी है, उसमें भी वो अपना हक मांग सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसको परेशान कर रही थी और इस बात का जिक्र उसने अपना जो ड्राइवर था कपिल उर्फ राहुल से किया और उसने बोला कि यार इस तरीके की बात है, हम लोगों को कुछ करना चाहिए और कुछ प्लान बनाते हैं ताकि सारी चीज़ें स्मूथली निकल जाएं। इसके बाद कपिल ने उसको सजेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग मर्डर कर देते हैं और फिर सारा का सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये बात आई तो आशीष ने कई सारे जो क्राइम के सीरियल्स थे उनको देखना शुरू किया और एक एक कुछ ऐसे सीरियल्स उसने देखे कि जिसमें कत्ल जो किया गया उसमें जो भी कातिल था वो बचकर निकल गया। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, 99.99% जो है केसेस सॉल्व होते हैं। ये बात लोग अगर क्राइम सीरियल से कुछ सीखते हैं देखकर वो ये भूल जाते हैं कि इसमें भी आखिरकार जो भी कातिल होता है वो पकड़ा जाता है। लेकिन उसको लग रहा था कि वहाँ पे उसने कई सारे सीरियल्स देखे और सीरियल्स देखने के बाद उसको लगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो लूप होल्स हैं वो रह गए थे, इसकी वजह से इस मामले में वो शख्स पकड़ा गया था। तो उसने कोशिश करी कि वो अपने जितने भी ट्रेसेस हैं, जो भी उसकी लाइन है, उसके सबूतों को वो मिटा सके और उसने भरपूर अपना प्रयास किया। और उसके बाद आखिरकार उसने जब एक तरीके से फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली तब उसने तय किया कि दिवाली वाली जो रात है वो सिया खुल्लर की और भगवंत किशोर गुप्ता की आखिरी रात होगी। दिवाली से एक दो दिन पहले ये पहुंचा। ये दोनों जो सुनील और कपिल थे इनको एक होटल में इसने रुकाया। पूरे दिन दिवाली वाले दिन ये सिया को लेकर बाज़ार में घूमता रहा, उसको शॉपिंग वगैरह जो भी था वो करवाता रहा। और शाम को उसने बोला, दिन में ही उसने प्लान बनाया कि अब रात को जो लंच करेंगे वो भगवंत किशोर गुप्ता जी हैं उनके साथ ही करेंगे और उनको डिनर पे बुलाओ तुम
और डिनर किया जाएगा उनके साथ, और मैं डिनर करने के बाद निकल जाऊंगा और तुम रहना उनके साथ ही। तो ये जो है वो पति पत्नी ने प्लानिंग करी, और भगवंत किशोर गुप्ता जो थे उनको भी फ़ोन कर दिया कि आप डिनर पे इनवाइटेड हैं और आप आइए। तो तय वक्त के मुताबिक भगवंत किशोर गुप्ता थे वो डिनर पे पहुँचे, और सिया भी थी वहाँ पे, आशीष था, बाकी दो लोग जो थे वो नहीं थे, वो आशीष के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। और आशीष ने तब तक, क्योंकि अपने साथ एक उस तरीके का जहर लेके आया था जो टेस्टलेस हो, और जिसको अगर खाने में डाल दिया जाए तो वो उसका पता ना चले, और लेकिन अपनी सीरत से यानी अपनी क्वालिटी से वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो और उसको खाते ही डेथ हो जाए। तो इसने भगवंत किशोर गुप्ता और सिया खुल्लर जो थी उसकी पत्नी, उसके जो डिनर था उसमें इसने जहर मिला दिया और उन दोनों को ये खाना जो था वो सर्व किया, और जल्दी दोनों के ऊपर असर हुआ। जब दोनों बेहोशी की हालत में आ गए, या कहा जाना चाहिए कि दोनों की मौत हो गई, ये बात अभी पोस्टमार्टम में नहीं आई कि उस टाइम तक जब तक इनकी जलकर मौत हुई है तब तक ये जिंदा थे या फिर उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो जब ये दोनों एक तरीके से बेहोश हो गए या फिर मर गए, तो उसके बाद आशीष ने सुनील और जो राहुल था उसको बुलाया, और उसके बाद सिया की जो गाड़ी थी उसी को लेकर ये लोग निकले। जो भगवंत गुप्ता थे उनको ड्राइवर के बाजू वाली सीट में बिठाया, सिया की लाश जो थी वो बूट में यानी डिग्गी में डाली, और सुनील और राहुल जो थे वो पिछली सीट पे बैठे, और ये जो आशीष था इसने कार चलाई, और इसने सुनसान जगह पे, क्योंकि दिवाली की रात थी, दिवाली की रात में लोग अपने घर के अंदर ही रहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर निकलते हैं, मिलना जुलना भी होता है, तो थोड़ा इस बार दिवाली लेट भी पड़ी थी तो ठंड भी उस तरीके से हो गई थी। तो जब उन्हें लगा कि ये जो बाईपास जो है वहाँ पे उन्हें सुनसान जगह मिली, वहाँ पर इन लोगों ने जाके गाड़ी जो थी वो टकराई बहुत तेज़ी से पेड़ से, और टकराने के बाद जब इनको लगा कि हाँ ये बिल्कुल इस तरीके का इम्पैक्ट बना है गाड़ी के बोनट पे कि इसको देखकर लगेगा कि इतना इम्पैक्ट हुआ है, इसकी वजह से गाड़ी में आग लगी। उसके बाद इन लोगों ने जो सिया थी उसको ड्राइवर सीट पे बिठाला, भगवंत किशोर गुप्ता तो पहले ही ड्राइवर के बाजू वाली सीट पे बैठे हुए थे, और उसके बाद इन लोगों ने अपने साथ जो भी ये पेट्रोल या फिर और भी कोई चीज़ जो लेके, इनफ्लेमेबल चीज़ लेके आए हों, ज्वलनशील पदार्थ, वो इन लोगों ने छिड़का गाड़ी के अगले हिस्से में, पूरे गाड़ी में नहीं छिड़का ताकि किसी को शक ना हो, और गाड़ी के अगले हिस्से में छिड़कने के बाद इन्होंने गाड़ी में आग लगा दी। आग लगाने के बाद ये तीनों ही होशियारपुर में इन्होंने एक महफूज जो ठिकाना था वो ढूंढा, किसी होटल या फिर किसी लॉज में ये लोग रुके, और ये इंतज़ार करने लगे कि कैसे कब पुलिस का फ़ोन आता है। और करीबन 10:15 10:30 बजे की वारदात है, और जल्दी जो पुलिस थी उसका फ़ोन भी आ गया कि इस तरीके से, जैसे ही पहचान हुई, करीबन 2-3-4 घंटे का वक्त लगा उसमें, और जैसे ही पहचान हुई वैसे ही पुलिस का फ़ोन भी आ गया, और इसने आशीष ने वहाँ पे अपनी नाटक नौटंकी करना शुरू की और बदहवासी दिखाई, रोना पीटना शुरू किया ताकि पुलिस का जो शक है वो उस पर ना जाए। और इसके साथ ही उसने बोलना शुरू कर दिया कि मैं अब इस शहर की सूरत नहीं दे सकता, शक्ल नहीं देख सकता, क्योंकि इस शहर ने मेरी पत्नी को मेरे से जुदा कर दिया, मेरी पत्नी को छीन लिया मेरे से। तो एक तरह की एलबी जो थी उसने बनाने की कोशिश करी, लेकिन एक तरीके से बहुत फेयर गेम खेलने की कोशिश करी उसने, लेकिन जैसे ही उसने 2 दिन बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया पुलिस के प्रेशर के बाद, वैसे ही उसकी जो पोल थी वो खुल गई। इस मामले में भी पुलिस हालांकि शुरुआत में 174 सीआरपीसी की कार्रवाई ज़रूर करती, लेकिन जैसे जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या फिर दूसरी रिपोर्ट आनी शुरू होती, तो लिहाजा जो फंदा था वो आशीष के गले के आसपास ज़रूर कसता। तो जो उसने फूल प्रूफ प्लान बनाया था कई सारे क्राइम सीरियल्स को देख के, वो उसका एक तरीके से बेड़ा गर्क हो गया, और फिलहाल ये जो आशीष है वो भागा हुआ है, और एक जो लड़का है वो इसमें जो कपिल उर्फ राहुल, वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सुनील की भी तलाश जारी है। तो ये एक मामला था जिसमें आरोपी था, अभी तो आरोपी कह सकते हैं, जिस दिन कन्विक्शन हो जाएगा उस दिन कातिल माना जाएगा। तो
उसने बड़ा सेफ गेम खेलने की कोशिश करी और अपना तमाम दिमाग जो है वो इस वारदात में लगाया, लेकिन तमाम दिमाग लगाने के बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।